नमस्कार दोस्तों। आज हम चंडीगढ़ में अवेलेबल हैं और हमारे साथ एक आज ऐसी शख्सियत है जिनका राजनीति के साथ भी टकराव रहा है, समाज सेवा से जुड़ाव रहा है। हम बात करें राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विध्वंस या राम मंदिर के आंदोलन की या फिर राष्ट्रीय सेवक संघ की या भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसे नेता जिनको उनके सहयोगी अपना आदर्श भी मानते हैं और विरोधी भी उनको कहते हैं कि इनसे ईमानदार छवि वाला कोई व्यक्तित्व हमारे विपक्ष में नहीं है। हम बात करने वाले हैं पूर्व में पार्षद रहे, वार्ड नंबर 18 चंडीगढ़ से, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, सतिंदर सिंह जी आज हमारे साथ है। सतिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका एक्सप्रेस के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, सत श्री अकाल। और सर, हम आज आपसे बात करेंगे कुछ राजनीतिक विषयों को लेकर। आपके ऊपर जो भी पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहे हैं और आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्वागत है, स्वागत। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप अपने आप को आज क्या मानते हैं? आप एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक है, या जो आपने एक अपना व्यक्तित्व अपना बताया था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? देखो, हिंदुस्तानी तो है ही हम जी, पर भाजपा के भी कार्यकर्ता है और काम करते हैं। तो भाजपा का जब आप काम करते हैं, भाजपा के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आपने वार्ड नंबर 18 से चुनाव भी लड़ा, तो जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था, तो वो मैं ये कह सकता हूं कि केंद्रीय राजनीति में जो सबसे ज्यादा उस समय सक्रिय थे, पवन बंसल जी, उनके ही एक सहयोगी बबला जी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था। तो उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में भी एंट्री दी गई, तो जिसको आपने हराया वो बाद में भाजपा में आपके सहयोगी बन गए। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा का यह जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा मापदंड है, ये गलत है? नहीं, दोहरा मापदंड नहीं है। बेसिकली क्या है, हम लोग एक थॉट के साथ काम करते हैं जी। उसमें जिसमें अपन इलेक्शन लड़े उस समय थे 2011 जी। मेरी टर्म 2016 तक थी जी। तो इसी कमरे में बैठे बैठे जब 2011 का इलेक्शन हुआ तो हमने कह दिया था अगला इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा जी। क्योंकि उसका कारण था, क्योंकि मैंने 5 साल मुझे लगता था मेरे लिए बहुत है, तो आई डिड माई बेस्ट। तो उसके बाद क्या, जैसे परिस्थितियां बदलती, अब बहुत से लोग बीजेपी में आना चाहते हैं जी। उसका कारण है हमारा नीचे संगठन नीचे तक पहुंच गया, हमारी जो रीच है पब्लिक तक पहुंच गई है जी। तो उसमें कई कंफ्यूजन और कई डिफ्यूजन और दूर भी होते हैं। तो इस करके भाजपा तो सभी लोगों की पार्टी है, तो जिस हिसाब से अपन कहते हैं ना, सभी ने यहीं भी आना है। जो कल का कांग्रेसी वो कभी भी आ सकता है, हमारे पास कोई दिक्कत कभी भी आ सकता है। तो इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि एक भाजपा एक वॉशिंग मशीन है कि कांग्रेस में अगर कोई किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार करता है, भाजपा में आकर वो लोग बहुत देखते हैं, लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि भाजपा भी उन्हीं को साथ चलते हैं, सब कुछ करते हैं जो लोगों के लिए मायना रखते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकली समझ होते हैं, जब पॉलिटिकल जो उनका काम होता तो उसको पॉलिटिकल बीजेपी में आके बीजेपी को भी फायदा होता तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके सहयोगी तो ये भी मानते हैं कि जब बबला जी की एंट्री हुई उसके बाद भाजपा के अंदरूनी तौर पर आपका थोड़ा मनमुटाव भी शुरू हो गया था। नहीं, सच्चाई है? नहीं, मेरा तो उनके साथ मित्रता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। दूसरी पता है बात क्या होती है, मैं 2016 के बाद 2020-21 तक थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को कई चीजें अपनी सेटरेट करनी थी, अपने परिवार की करनी थी, सब कुछ करनी थी, तो संगठन के और जो काम थे वो मैं करता रहा। बीजेपी में पिछली बार अभी मल्होत्रा जी ने मेरे को कहा भी दोबारा काम करना, पहले अरुण सूद ने भी कहा था पर उस समय मैंने मना कर दिया था। फिर उसके बाद क्योंकि बिकॉज मैं कहीं ना कहीं कुछ चीजें करना चाहता था, तो मेरी अब चीजें होगी, तो मल्होत्रा जी ने मेरे को कहा भी आपको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाना है, तो मैंने कहा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। राजनीति की बात थोड़ी बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम कुछ संगठनात्मक विषयों को थोड़ा समझेंगे। आप पूर्व में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आपने काम किया है। बाबरी मस्जिद के समय 6 दिसंबर 1992 जिस समय मस्जिद को ढाया गया था, तो आप वहीं थे। आज राम मंदिर बन चुका है, तो आप उस दिन को और आज के समय को किस तरह से देखते हैं? एक तो मुझे लगता है वो ढांचा था, बाबर ने बनाया था जी, वो मस्जिद कभी भी नहीं थी। ओके। दूसरा, जब वो 92 की घटना हुई है तो उस समय 20-21 साल के थे लगभग जी, 91 92 में, क्योंकि 91 में बजरंग दल के साथ जुड़ा था, तो 92 में हम अयोध्या जी गए थे
तो उस समय जो एक माहौल था, क्योंकि उस समय सरकार भी अपने विपरीत थी जी तो उस समय जो भी लड़के जैसे हमारे ग्रुप में जो गए थे, हम लोग यहाँ से मुझे याद है हम 60-70 लोग गए थे। जी पर हमें बहुत मुश्किल, क्योंकि मेरे को सहयोग भी था उस समय में, बजरंग दल सहयोग, दैट मीन्स कन्वीनर। जी आप अगर बीजेपी की भाषा में कहना हो तो प्रेसिडेंट। ओके तो चंडीगढ़ के थे, तो हमारे साथ परमजीत जी वगैरह हम थे, सारे लोग थे। तो हम लोग इकट्ठे होके जब गए तो घरों में सब के परमिशन नहीं था। जी सब लोग 99% झूठ बोल के गए थे। अच्छा कोई ये कह के, जैसे भी मैं अपने पेपर देने, जैसे मैं कह के मैं पेपर देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें लॉ कर रहा था मेरे। ओके कुछ लोग ये कह के भी मैं बिजनेस के काम में जा रहा, कुछ अपने जैसे जो कॉलोनी में लोग थे, जब मजदूरी का काम करते थे, वो कहते थे हमें कोई ठेका मिल गया, हम वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा तो सब लोग मतलब कि इतना माहौल था भी वहाँ पे जाने पे कुछ भी हो सकता है। तो उस समय राम नाम का जाप भी चल रहा था, तो लोगों के मन में था भी ये अगर जाए गए बहुत तो इस देश का काम होगा और हमें राम मंदिर चाहिए। तो इस कारण से मानसिक जो स्थिति थी वो बड़ी मजबूत थी। जी इस करके जो आरएसएस के लोग भी लगे तो वो भी बड़े मजबूती से लगे हुए थे। तो बड़े ही प्रेरणा के साथ फिर उसमें लेके जाते थे, क्योंकि रितंबरा जी के भाषण होते थे, सब कुछ होते थे, वो सारा हमने सुना है। जी तो इस कारण से आज की तरह का माहौल, बड़ा फेवरेबल माहौल नहीं था। तो क्योंकि उसके बाद फिर बैन भी लगा हमें। अच्छा जब 92 में ढांचा टूटा, तो उसके बाद आरएसएस के ऊपर, बजरंग दल के ऊपर हमारे को एक बैन लगा। तो उसमें जो लगभग हम 4-5 महीने जो जो मेन लोग थे वो अंडरग्राउंड पे रहे। अंडरग्राउंड का मतलब किसी और घर में रहना या कहीं उधर रहना। तो थोड़ा सा बच के, क्योंकि हमारे 4-5 लोग उसमें पुलिस ने पकड़े भी हैं, वो भी रहे हैं जो उस समय। तो जो उस समय बाद में शायद चीफ जस्टिस भी बने हैं, मित्तल जी भी है, राजेंद्र मित्तल जी भी, ऐसे कुछ लोग हैं जो चंडीगढ़ के, ये लोग जेलों में भी उस समय रहे हैं 3-3। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक, उसके बाद हम बात करते हैं बजरंग दल की। भाजपा में एंट्री कैसे हुई? क्या आपको संगठनात्मक दृष्टि से भेजा गया या फिर? पता क्या होता, हम तो ना फ्रीलांसर है। अच्छा जी तो जो बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे, बजरंग दल के बाद हम आरएसएस के साथ जुड़ गए। जी आरएसएस में जुड़ना क्या मतलब, शाखा में चले गए, कार्यक्रम में चले गए, क्योंकि वे कहते हैं भी वंस स्वयंसेवक ऑलवेज स्वयंसेवक। यस ठीक है ना। तो ये उसी सोच के साथ आप लगे रहे, और जो जो कई बार काम कहते हैं वो हम करते रहते हैं। भाजपा में 1900 लगभग हम 96 में जिलाध्यक्ष मेरे को बना दिया गया। एक रूटीन की जर्नी, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता हार्ड एंड फास्ट होता। उस समय इतना भाजपा का काम भी नहीं था जब मैं 96 में जुड़ा। तो ये नहीं था भी हम क्योंकि 98 में हम पहली बार यहाँ पे हमारा एमपी बना था सतपाल जैन जी। जी तो उस समय फिर 98 में बने, फिर 99 में बने। 99 में सरकार। हाँ, तो फिर इस तरह से एंट्री होगी। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे रहता है, क्योंकि आपका रुचि देखी जाती है, आपकी रुचि कैसे है तो करके। क्योंकि मेरी रुचि शुरू से पब्लिक फील्ड में रहने के कारण थी, क्योंकि बजरंग दल में भी जब काम करते तब भी हम पब्लिक में ही रहते थे। पब्लिक का मतलब लड़कों में रहना, वो जाना, तो कॉलोनी में जाना, इधर जाना, सब जगह रहता था, शहरों में रहना। तो 96 में जब आप भाजपा में आए, तो अभी जो हमारे भावी प्रधान, जो भी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने चंडीगढ़ प्रदेश में रहकर भी काम किया है। तो आपका उनके साथ मिलना जुलना है? हाँ हाँ, वो तो एज ए सेंट्रल मंत्री वो आते थे, मीटिंग में हमारे रहते थे। युवा मोर्चा की मीटिंग के लिए हमारे महावीर जी यहाँ के अध्यक्ष होते थे युवा मोर्चा के जी। तो कुदरती उनके साथ उनका काफ़ी प्रेम भी था। और वो महावीर जी की एक 7 सेक्टर पंचकुला में निवास स्थान था, कोठी था, मतलब कि उनके सामने एक उनका अपना एक छोटा और भी घर था। तो मोदी जी वहीं रहते थे। तो लगभग फिर महावीर जी के पास मेरा जाना आना जो होता, तो उस कर मोदी जी वहाँ पे भी मिलते रहते थे, कई बार जा भी आते थे उनके पास। तो मीटिंग में तो मिलते थे। मोदी जी के ना एक बड़ा ये सुनने में भी आता है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, जिन लोगों के साथ कभी मिले हैं, तो अगर वो उनके सामने आ जाए तो उनको उनके नाम से पुकार लेते हैं। आपके साथ ऐसा कोई वाक्य हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। बेसिकली मैं जब उनके साथ काम किया तो उसमें मैंने केस नहीं रखे हुए थे। अच्छा। तो केस मैंने 2000 में रखे, मेरी माता जी की डेथ के बाद। अच्छा। तो उनका एक विश था भी मेरे बेटा 6 सजे। तो फिर जब उनकी बरसी है तो मैं उस समय फिर मैंने केस रख ली। तो वो ये भी एक कारण होता था, क्योंकि उस समय बिल्कुल मैं आप ही की तरह था। अच्छा। हाँ, और मैं दाढ़ी ऐसे आप ही की तरह रखी हुई थी। ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद 2000 में मैंने केस द्वारा रखे। मतलब 81-82 में शायद मैंने बाल कटवाए थे कि कत्ल, जिसे कहते कत्ल करवाया था। जी।
हम राजनीति की अगर बात करें, वार्ड नंबर 18 जिसमें सेक्टर 27, 28 और सेक्टर 30 की हम बात करते हैं, ये वार्ड नंबर 18 में आता है। तो आपको यहाँ से प्रत्याशी जब बनाया गया तो वो किस सोच से बनाया गया, कि आपका बैकग्राउंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है इसलिए बनाया गया, या आपकी भाजपा में सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इसलिए? उस समय जब मैं काम कर रहा था, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी था। क्योंकि मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, क्योंकि हम अगर बीच में देखते हैं कि जिस कैंडिडेट के खिलाफ आप लड़ रहे थे, तो यहाँ के उस समय के जो सांसद थे पवन बंसल जी, उनका भी एक प्रेस्टीज इशू बन गया था कि इसको जिताना है, उनके घर के पास से, आप भी उनके घर के पास में ही रहते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रेस्टीज इशू था कि केंद्रीय मंत्री के कैंडिडेट को के सामने अगर कोई है और उनको आपने हराया, एक बहुत बड़ी बात है। वो कभी हारे भी नहीं थे। अच्छा। वो पहले भी 3-4 बार बने हैं, उससे पहले भी हारे भी नहीं, तो अच्छे मार्जिन से जीते थे। ओके। तो फिर पार्टी का व्यू था, एक मेरा भी मन था लड़ने का इलेक्शन, क्योंकि मेरे को भी लगता है भी लड़ना चाहिए कोई जब राजनीति क्षेत्र में, और कम से कम अपने को टेस्ट भी हो जाता है जी। कि आपको लोग पसंद भी करते हैं कि नहीं करते। तो इस नाते से लड़े और भगवान की कृपा से वो इलेक्शन जीत गए। अच्छी टीम थी और हमारे पास लगभग लड़कों की यूथ बहुत अच्छा जुड़ा हुआ था। मुकेश था, अभिषेक था, ये जो कुछ टीम थी, जो अभिषेक आप जानते हैं उनका, वो मेरा सारा इलेक्शन मैनेज कर रहे थे जी। 24 घंटे। तो मुकेश शर्मा की टीम थी, पाली था, मतलब हमको लड़कों की जो बचपन से लड़के थे ना हम सारे जी। और उस समय तो खैर हम मैच्योर हो गए थे, तो हम वो एक टीम बड़े अच्छे तरीके से चली। मतलब जिन लोगों ने आपके साथ संघ और बजरंग दल में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया था, वो सभी लोग आपकी टीम में उस समय? हाँ, उस समय एक्टिव भी थे और बड़े अग्रेसिवली उन्होंने काम भी किया, और लोगों ने तो हमारे मोहल्ले में बड़ी हमारी सपोर्ट की, सबने किया, क्योंकि हम बचपन से यही रहे, सबको मेरा पता, मोतीराम स्कूल में पढ़ा था। अच्छा। तो एक उसका भी फायदा हुआ, क्योंकि मेरे को हर गली का, हर घर का तकरीबन पता है यहाँ के 27, 28, 30 के, तो क्योंकि बचपन क्रिकेट भी यहीं पे खेली है, तो इस कारण से सारा कुछ था। तो पवन बंसल जी के भी मुझे लगता है भी घर में भी हमारा आना जाना था, मतलब पॉलिटिकल तो नहीं था, परंतु अगर वैसे कहो तो उनके जो रिश्तेदार थे सभी, राजू वगैरह जो भी, वो मेरे को सारे इकट्ठे खेले हुए थे सब। जी। विरोधियों की अगर हम बात करें, उसके साथ हम आपके सहयोगियों की भी अगर हम बात करें, आपकी छवि को लेकर लोग ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भावुक इंसान भी हैं, और अगर बात करें तो आप राजनीति को दरकिनार करके अपने हित अहित को ध्यान में ना रखते हुए भी काम करते हैं। उसी का एक हम हिस्सा अगर लेते हैं, तो आपने मनोनीत पार्षदों को लेकर एक पीआईएल दाखिल करी थी, वो पूरा वाक्य क्या था? मैं काउंसलर जब बना ना, तो उस समय जो नॉमिनेटेड काउंसलर थे जी, जब, क्योंकि चंडीगढ़ के ना एक दुखती रह गया, हर साल इलेक्शन होता है मेयर का। अच्छा। 5 साल में कुछ 2 टर्म्स ऐसी है, जनरल कैटेगरी की है जी। फिर एक ऐसी कैटेगरी की, एक महिला कैटेगरी की है। ओके। तो इस तरह से इलेक्शन चलता। तो हर जब इलेक्शन होता तो नॉमिनेटेड काउंसलर होते थे, वो बहुत जो उनका व्यवहार होता था वो बहुत पेनफुल होता है। वो आप इवन यहाँ तक बोल जाते थे भी आप तो हमारे घर में आके बर्तन मांगते हो। अच्छा। वोट के लिए, मतलब ऐसे इंस्टांस भी हुए, अगर आप देखो मिल भी जाएंगे। तो दूसरा क्या, जब मेरे को थोड़ा पढ़ने का स्वभाव था, वकालत कर ली थी, वकील हम बने हुए थे जी। तो, परंतु जब काउंसलर बने तब जब हम एक्ट खोलना शुरू किया, अमेंडमेंट्स वगैरह, तो उसमें लगा भी नॉमिनेटेड काउंसलर को वोटिंग राइट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उस समय बीजेपी की पार्टी का भी हमारा स्टैंड था जी कि हम नॉमिनेटेड काउंसलर को वोटिंग राइट खत्म करेंगे। अच्छा। ये इसमें हमारे आज के कल के नड्डा जी, उनका भी बयान था जो चंडीगढ़ में आए भी हम नॉमिनेटेड काउंसलर का राइट खत्म करेंगे, और हमारी पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड भी था, बट कैसे खत्म करेंगे वो अभी नहीं था। परंतु जब मैं गया बीच में, मेरे को पता लग गया कैसे खत्म करना, फिर मैंने पार्टी काम कर दिया, नॉमिनेटेड काउंसलर को मैंने फिर डाल दी। अल्टीमेटली भगवान की कृपा से पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में हम जीत गए। तो अभी नॉमिनेटेड का सारा वो वोटिंग राइट नहीं। अच्छा, उनके पास वोटिंग अभी नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर उन्होंने चंडीगढ़ स्टेट ने डाला हुआ है, बस देखते क्या बनता है। आपने संगठन में तो काम किया ही किया, लेकिन आपने ग्राउंड लेवल पर भी काम किया, और सुनने में ये भी आता है कि उस समय के मेयर चंडीगढ़ के जो थे अरुण सूद जी, उनके साथ भी आपका कई बार कॉन्फ्लिक्ट रहा है। मैं एक बात कोट करूंगा सेक्टर 27 के कम्युनिटी सेंटर की, जब आपने उसको बनवाया और उसके उद्घाटन समारोह में आपने अरुण सूद जी को आमंत्रण नहीं दिया, इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? आमंत्रण नहीं दिया जी, उनको बुलाया नहीं गया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी अगर
नहीं भी बुलाया हो तो मुझे लगता है और कोई कारण होगा। बाकी ये बात बुलाया नहीं गया था या फिर वो किन्हीं कारणों की वजह से आए नहीं थे? नहीं नहीं ऐसा वो मुझे वैसे विषय याद नहीं है, पर अगर क्योंकि देखो जो काउंसलर होता है ना उसको जी। अगर वो मेयर है, क्योंकि उनके पहले ही बन गया होगा वो, अगर वो ठीक है। मेयर होते तो उन्होंने एक्ट के मुताबिक वैसे ही आना था उनका। मेयर के वो बुलाना हमारी फिर वैसे ही ड्यूटी हो जाती है कि जो रूल्स है वही ये कहते हैं। ओके। हाँ, तो ऐसा कोई मतभेद जो है वैसा कभी नहीं रहा। और जो मेयर बनना था उनको, तो उसमें मेयर बनने में जब जो लोग बेचारे नाराज थे उनको भी मैंने मनाया। जी। हाँ, तो उसमें क्योंकि थोड़ा रिजेंटमेंट थी हमारे लोगों में, कईयों में, पार्षदों में भी मेयर के लिए। तो उसमें फिर जो मेयर, क्योंकि मेरे ऊपर लोगों का बड़ा नज़र थी, जी। तो मीटिंग में मैं सभी लोगों को कंसोल भी किया और कहा भी अगर पार्टी ने जो डिसीजन किया वो वी शुड फॉलो दैट डिसीजन इन स्पिरिट। तो हमने पालन भी किया और मेयर भी बने। और उसमें जब मेयर बनने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा मेरे, मुझे लगता है उसमें मेरे वार्ड को दिया। तो पहले दिन ही जाके मैं 25 लाख रुपया तो उनको वार्ड के लिए ले आया था उनके फंड में से। अगर हम बात करें कि जिस समय अभी अगर 2024 के लोकसभा चुनावों की हम बात करते हैं तो उस समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से संजय टंडन जी को उम्मीदवार बनाया गया। जी। तो संजय टंडन जी जिस समय उम्मीदवार बने तो आपके विरोधियों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि उस समय उनके द्वारा आपको मनाया गया और कॉलोनियों को की वोट्स को मैनेज करने के लिए आपको लगाया गया, क्योंकि कॉलोनीज की वोट को अगर मैनेज करने के लिए अगर सबसे सशक्त कोई चेहरा अगर माना जाता था तो आपका नाम अब सबसे ऊपर आता है। तो ऐसा कुछ रहा था कि आपकी पार्टी से दूरियां हो गई थी और संजय टंडन जी के कहने के बाद आपने पार्टी में दोबारा एंट्री की? नहीं, दूरियां तो कभी भी नहीं हुई, क्योंकि जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता होता है उससे कभी दूरी नहीं होती है जी। ये हो सकता है भी कभी उसके पास जिम्मेवारी होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है। तो मेरे पास तो संगठन की अपनी कई मैं काम करता रहता हूँ, मेरे पास जिम्मेवारी थी। तो इलेक्शन में भी जैसे संजय जी को टिकट मिली जी। तो मेरे पास उन्होंने का फ़ोन आया, वो मेरे कहते मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं कहा आप जी। तो उन्होंने आके कहा भाई कॉलोनी का काम संभाला, मैं करूँगा। इतनी बात हुई है। वो आप संजय जी से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा उनसे होता है जो हमारे विरोधी हो। बिल्कुल। बीजेपी में उसका क्या, हमारे विरोधी हो ही नहीं सकता। तो हम यही कह सकते हैं कि ऑपोजिशन के द्वारा ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा चलाया जाता है कि अगर कोई पता वो इस चीज़ को सोच ही नहीं सकते भी हम पार्टी के प्रति या देश के प्रति हमारी इतनी सिंसेरिटी हो सकते हैं उनकी, क्योंकि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। ओके। तो उसके लिए अगर संजय जी को मिली है तो हम उनके साथ है। किरण खेर को मिली थी तब भी मेरे साथ था। किरण खेर का भी मैं इलेक्शन चार था जी। जबकि किरण खेर जी के साथ वो किसी की बनती ऐसे नहीं थी, पर एक मैं ही आदमी था जो सिर्फ इलेक्शन में उनके साथ होता था। बाकी 4 साल मैं उनके पास नहीं कभी गया। पर इलेक्शन के समय पे मेरी खुशकिस्मती वो मेरी को ड्यूटी लगाते थे, लगाई उन्होंने 2019 में और किया। 2014 में मैं काउंसलर था। तो अगर हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों की, संजय टंडन जी उम्मीदवार और वो भारतीय जनता पार्टी से कुछ वोटों से हार गए मनीष तिवारी जी से, उसके कारण क्या रहे होंगे? तो वो उस समय जो सबसे एक चंडीगढ़ में पूरे देश में चला भी आपका संविधान खत्म कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी जैसे एक संविधान खत्म कर देगी और हम जब आएंगे तो कुछ पैसे हम तुरंत देंगे आपको। जी। तो बातें चली और कुछ जगह जो जहाँ पे हमारे वाल्मीकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी तो उनको हम कहीं ये बात समझाए। हम अपना भी फेलियर माना हुआ, हम समझा नहीं पाएंगे, संविधान नहीं कुछ होने वाला। और उनके वो भ्रम में वो पड़ भी गए और उस भ्रम में हमें जो 3 कॉलोनियाँ थी, राम दरबार, 25 सेक्टर एंड डड्डू माजा, तो वहाँ पे बीजेपी को नुकसान हुआ वोट की दृष्टि से। तो उस कारण से हुआ। दूसरा एक उस समय क्योंकि अकाली दल के साथ हमारा अलायंस टूट भी चुका था, एक जो सिख वोटर्स के प्रति भी एक कहीं ना कहीं बीजेपी में एक थोड़ा सा वो दूरी थी। तो उसका भी दो चीज़ें जो फैक्टर लगते हैं जो प्राइमर से मेरे को नज़र आते हैं। बाकी तो छोटे छोटे कारण बहुत होते हैं और छोटे छोटे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, वो तो बहुत होते हैं, पर जो प्राइमर से ही है तो जो हमें लगता है आगे ये चीज़ों को कवर किया। तो हम ये मान सकते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है तो वो भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे दूरी बना रही है? नहीं, दूरी ना तो जुड़ रही है सर। अच्छा, भी जुड़ रही है। दूरी तो उस समय की बात है ना, उस समय कई चीज़ें हुई हैं, कई चीज़ें हुई हैं क्योंकि अकाली दल के जाने के कारण तो थोड़ा फर्क तो पड़ा ही था ना, बट हमने अपना ग्राउंड रिकवर करना शुरू कर दिया। हम पंजाब की कुछ बात करेंगे। पंजाब में आज के समय में एक सबसे बड़ा जो विषय चला हुआ है वो है धर्मांतरण का।
बहुत तेजी से अगर हम कहें तो लोग अलग धर्म अपना रहे हैं, तो उसमें सिख कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? तो उसमें सबसे बड़ी बात है, ये तो सच्चाई है। अभी हमने पीछे भी वीडियो अपने डॉक्टर किसी की रिपोर्ट भी आई है जी क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो काम करने का जो तरीका है, जो ये पास्टर जो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं, जी इनका काम करने का तरीका भी जो पहले तो हम सोचते थे भी ये सिर्फ चंगाई सम्मेलन से लोगों को ठीक करके जोड़ते हैं, अब इन्होंने पीछे कुछ विलेजेस या कुछ जगह अडॉप्ट की। वो कैसे अडॉप्ट की, उनको लोग बुलाया चर्च में भी आपको ठीक कर देंगे, तो आप आइए मत्था टेके, कोई बात नहीं। वो आए, मत्था टेका, फिर उनको कहा भी जब 2-4 बार आए भी आप ना जो जो आपकी मुसीबतें हैं, जो आपकी है वो जो हेल्प्स है, जो आपको लगता है वो अपना पेटी में डाल दो लिख के। वो पेटी में उन्होंने डाल दी, उस हिसाब से उन्होंने सर्वे कर लिया। तो उस हिसाब से उनका जो जिसको जो चीज़ें चाहिए तो उसको उन्होंने कोशिश की है ठीक करने की। तो उस कारण से कई चीज़ें हुई हैं। एक हमें जो मेरे को लगता है भी कहीं ना कहीं हम भी अपनी जड़ों से टूटे हैं। जो हम भी चाहे हम अपने भी चाहे SGPC हो या कुछ गुरुद्वारा साहब में हम जाते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं मत्था टेकने तक ही सीमित रह गए हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब के जो हम लाइव गुरु कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, उनको पढ़ना उनको करना, तो वो बड़ा दूर हो गया। और कई बार मुझे मेरा पर्सनल व्यू है, कई बार हम इतनी ज़्यादा मर्यादा में पड़ गए हैं, उसके कारण अमर्यादित लोग बहुत हो गए हैं। और उसको चाहे उसका क्रिश्चियनिटी का कारण बने चाहे कुछ भी कारण बने, वो बड़ा रह रहा है। तो दूसरा कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो अपने, मेरा जो पर्सनल व्यू है भी, गाँव में होते थे डेरे होते थे, कुछ होते थे जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को डक मिलता था, वो कहीं ना कहीं बंद हुए हैं। वो डेरावाद के SGPC के नरेटिव डेरावाद बंद करना, वो करना, उसके कारण हुए हैं। तो वो जो छोटा छोटा जहाँ पे हमारा कल्चर सरवाइव करता था, जो वो लोग शिक्षा देते थे, वो खत्म हुआ। और गुरुद्वारा साहब में भी जो अपन जाते हैं, वहाँ पे भी जो टच होना चाहिए आम आदमी के साथ ग्रंथी का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हुआ। तो एक ही कारण बने। और मुझे लगता है भी SGPC भी अब सीरियस होगी तो इस चीज़ को देखेगी, क्योंकि वो राजनीति को छोड़ के अगर वो इस चीज़ों पे आएंगे तो काफ़ी चीज़ें सर्वाइव होंगी। आपको नहीं लगता, अभी आपने एक बात कही कि हम अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं टूट रहे हैं और हमें उस चीज़ के ऊपर वापस आने की ज़रूरत है। लेकिन अपार्ट अगर हम बात करें, अगर हमें पता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है और मास लेवल पर हो रहा है, तो क्या सरकार को इसमें इंटरवीन करके इसके ऊपर कोई ऐसा लॉ नहीं लाना चाहिए कि, क्योंकि आप जुडिशरी से ताल्लुक रखते हैं? उसमें ना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लॉ तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है जो हमारे फेवर में है, मैजिकल रेमेडीज एक्ट है, बट लागू कौन करेगा? आप सरकार तो आप पूरा लगी हुई है, क्योंकि बेसिकली जो मेरा मानना है वो आप कम्युनिस्टों की सरकार है, तो उसने तो टोटली ही उन चीज़ों में एंजॉय करती थे, बोलने में जो मर्जी करे। अब आप, मैंने एक कंप्लेंट की, यहाँ पे कोई कार्यक्रम हुआ था चंडीगढ़ में, मैंने बहुत कंप्लेंट्स की थी, तो इसके कारण चंडीगढ़ में मैजिकल रेमेडी एक्ट के कारण कई चीज़ें रुक गई हैं। वो क्या है, मैजिकल रेमेडीज एक्ट क्या है? कोई आदमी अगर ये कहता है कि मैं आपकी ये बीमारी दूर कर दूंगा जी, किसी को, उस प्रलोभन में आके बंदा कोई काम करता है, वो उसके लिए वो सजा का प्रोविज़न है। पर सबसे बड़ी बात क्या हुई है, वो अंग्रेजों ने लागू किया था, वो जो अपने तो जाते थे बाबे वगैरह, उनके लिए लागू किया था, ठीक है। पर आज की डेट में ये बाबे बने हुए हैं उस तरह के जो अंग्रेज, तो हमारे पास अपना एक्ट है पर उन्होंने काम नहीं किया। चंडीगढ़ में बड़े सख्ती हो गई थी तो उन्होंने भाग गए। परंतु पंजाब में मैंने एक जीरकपुर का कोई ऐसा केस हुआ तो मैंने एप्लीकेशन अपने नाम से डाली भी ये चीज़ें हुई हैं, जाके ये कहते भी पब्लिकली कहते भी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो हो जाएगी, आप इस पे देखो और इसके ऊपर ये एक्ट लगता है और उस पर लागू करो। क्योंकि अगर कोई कहता है मेरा कोड दूर हो गया, वो मेडिकली आ जाएगा कि कोड दूर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसे ये ड्रामा कर रहे हैं तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है, इसको पकड़ो आप। बट वो मेरे को उनका जब ऑफिस से फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा अगर तो आपने कार्रवाई करनी है फिर तो मैं आऊँ, अगर नहीं कार्रवाई करनी कहते तो कहते कार्रवाई तो कोई नहीं करनी हमने। तो ये एक सरकार की मंशा है, क्योंकि वो उनको प्रमोट करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपने देखा ये सारा सिस्टम। तो इस कारण से जब तक कोई देश को समझने वाली और मिट्टी को समझने वाली सरकार यहाँ पे नहीं आएगी तो दिक्कत रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस का जब बना कुछ बना, तो जो मेरा मानना है कि कांग्रेस ने भी यहाँ पे डिवीजन पैदा की सिख हिंदू की,
और उसने क्रिश्चियनिटी के लिए मैदान पैदा किया, उसी तरह से ये आप है, तो ये मैदान अपने आप ही देती है। अभी समाना से लेकर अमृतसर तक एक पैदल यात्रा निकाली गई। वो यात्रा किस विषय में थी, थोड़ा सा वो मैं आपको बताता हूँ। यात्रा थी कि बेअदबी को लेकर कानून बनाना चाहिए, जिसमें कुछ सिख जत्थेबंदियां भी थी और कुछ किसान जत्थेबंदियों ने उसकी अगुवाई करी। तो बेअदबी को लेकर कानून बनना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या मत है? मुझे लगता है बेअदबी वाले तो ऑलरेडी कई लॉज अपने पास है, ऑलरेडी हैं, क्योंकि आप किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते जी। तो बाकी अगर बेअदबी वाला अगर पूरा आता है, एक्ट आता है, क्या आता है, वो एक बार स्टडी करने की जरूरत है, पर ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत चीजें पड़ी हैं मार्केट में। अब तो बेअदबी का एंगल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो तो एक मार्केट में जब चीज आएगी तभी पता लगेगा ना सर। वो अभी एक्ट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो अलग विषय है, बट अभी तक टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। ओके, तो आपको अभी भी ये लगता है कि बेअदबी को लेकर अभी इतने सक्षम कानून है कि उसको रोका जा सकता है? अभी चल ही रहा सारा, अभी आप देखो ना जहाँ पे भी कितने मुकदमे दर्ज हुए, सब कुछ हो लिया जी। हाँ, तो वो उसमें तो परंतु अगर उनको फिर भी लगता है भी कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो जब एक्ट बनता तो नेचुरली पब्लिक के लिए वो लाया जाता है। भी आप देख के अगर कोई चीज़ इसमें डालनी चाहिए वो डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको गलत लगती है उसके लिए आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो वो हम उस समय अपनी जो हमें कहा जाएगा तो एज ए पब्लिक हम करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे। अभी मैं एक रिसेंटली विषय के ऊपर आपका ध्यान लेकर जाऊंगा, यूजीसी, जो कि उसकी नोटिफिकेशन के बाद देश में बहुत बड़ा बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाई और अभी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो विचाराधीन है। भाजपा के लिए एक बात बोली जा रही है कि ये भाजपा का एक बहुत बड़ा स्टंट था। स्टंट क्या था कि उन्हें पता था कि अगर हम ये कानून लेकर आएंगे तो उससे जितने भी SC ST और OBC कम्युनिटी है वो हमारे फेवर में हो जाएगी, क्या कि हम ये पोर्टर कर पाए कि ये लोग हमारे साथ, कि हम आपके लिए काम करते हैं और हम आपके लिए ही काम करते हैं। और भाजपा को यह भी पता था कि ये कानून नहीं बन पाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लगा देगी। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते आपका मत मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एक तो भाजपा भगवान नहीं है जी, ये बहुत बड़ा वर्डिक्ट है आपका। तो हम इस देश के नागरिक हैं जी, इस देश को ठीक करना चाहते हैं। इस करके आप जो कहते हैं प्रीएम्प्ट कर रहे भी, ये पता था, ये उन लोगों की भाषा है, या ये लोग कामरेड बोलते हैं जो बेसिकली इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जी। तो कभी जब कानून बना, ये भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना, आपको जो नोटिफिकेशन आई, सब कुछ आई, सरकार 2025 में बोल चुकी है कि हम यूजीसी को भंग करने जा रहे हैं। ओके। ये सबको पता है, उसके बाद भी इशू बन रहा है। तो ये राजनीतिक ही है, ये जो नेगेटिव राजनीति करते हैं ना जी, वो लोग हैं, हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं सर। तो भाजपा ने इसके ऊपर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर किया? क्योंकि हर आप देखो ना, हर चीज का जवाब थोड़ा होता है, कोई जवाब समय देती है। अब समय अपने आप ही दे रहा सर, अब हम भगवान थोड़ा है भाई। आप 2025 की आप नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो भाजपा का क्या स्टैंड है। कुछ 2-3 आधार हैं जिसको मोदी जी ने कितने आधारों को खत्म किया सर, आपको भी पता है। और एजुकेशन सिस्टम में कितना रिफॉर्म्स किया है जी। तो जिनको लगता है भी एजुकेशन सिस्टम या कुछ रिफॉर्म जो वो रो रहे हैं, वो कल्प रहे हैं भी एजुकेशन सिस्टम चेंज होने से तो गड़बड़ हो रही है, जिनकी रोटियां बंद हो गई, सब कुछ हो गया, उनको दिक्कत हो ही रही है। जुडिशरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, आज के समय में अगर हम देश की आबादी को देखें तो क्राइम रेट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो तो चलता रहता है, लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के अंदर कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट का कितना जल्दी प्रोविजन होना चाहिए कि हर तरह के केस को कितना जल्दी खत्म करना चाहिए, इसके लिए आपका क्या कहना है? क्या सरकार इस विषय पर काम कर रही है? अगर यदि कर रही है तो ग्राउंड पर वो कब तक लोगों को देखने को मिल सकता है? देखो, दो चीजें हैं, रिफॉर्म्स तो काफी हो रहे हैं जी, क्योंकि बिकॉज मैं देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी, तो थोड़ा कुछ ट्रिब्यूनल्स में जाता हूँ, हाई कोर्ट में रेगुलर नहीं जाना होता, या कभी किसी दोस्त को मिलने की चलेगी, वैसे तासा है, परंतु रेगुलर प्रैक्टिस मैंने की नहीं वहीं पे जी। ये मेरी 2 जगह अपना एक्सपीरियंस है। एक तो ऑनलाइन होने के कारण जी जुडिशरी में बहुत फर्क आया है चंडीगढ़ में। तो अब आपके पास मान लो आप कोई केस करते हैं, कोई भी मैं उनका एडवोकेट हूँ जी, तो मेरे सारे ऑर्डर जो जैसे जिमनी ऑर्डर कहते हैं जी, वो नेट पे अवेलेबल है। अच्छा। आज क्या कार्रवाई हुई, सब कुछ हुई, वो पता।
दूसरा, जजेस भी जो टाइम बाउंड काम करने के लिए थोड़ा सा कहते भी हैं, तो अगर 3 साल से जो मैटर पुराना हो जाए, कुछ हो जाए, इनकी अपना एक रूल बना होता है, जो उनका एक अपना एजेंडा है, तो उसमें वो टाइम बाउंड को जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में तो काफ़ी मैंने अपने देखा इम्प्रूवमेंट है। जैसे में AFT में भी करते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब आपको हमेशा ही ये नहीं हो सकता कि आपने ये काम करना तो ऐसे करना है, तो कुछ तो चीज़ें ठीक हुई है। आप क्लाइंट एज ए क्लाइंट आप देख सकते हैं भी। आप अगर मेरे साथ भी जाना, जैसे नहीं तो आपको फिजिकल आना पड़ता था, अब आप नेट पे आपके पास भी लिंक है, आप मेरे साथ बैठ के जो कोर्ट में हो रहा है वो सारा कर सकते हैं। इसका पारदर्शिता तो बड़ी है, तो ये तो उसके कारण जजों के ऊपर भी थोड़ा सा रहता भी नहीं। अब पब्लिक के हम डोमेन में भी वॉच हो गए जल्दी से जल्दी। हाँ, तो इस कारण से फर्क तो पड़ा है, जुडिशरी में काफ़ी फर्क पड़ा। और दूसरा, 2014 के बाद जो अब लैंग्वेज वाला जो एक असर था भी, सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्ट में बोल सकते, सब कुछ कर सकते, जो बड़ी बड़ी कोर्ट भी थी, तो उससे मैंने देखा बड़ा फर्क आया। नाउ यू कैन आर्ग्यू, आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको है, जो उससे समझते हो, आप बोल सकते हो। तो जो कोर्ट के जो वर्डिक्ट आता है, तो वो भी क्या सरल भाषा में हिंदी में होते हैं या? तो अभी अभी कई लोग इस काम में भी लगे हैं भी, जो अगर लोकल लैंग्वेज में ही दिए जाए तो उसमें चल रहा है अभी वो, उसमें भी अब हौली माहौल बन रहा है, तो कई टीमें लगी हुई हैं। तो अगर प्रोविजन तो आगे भी, अगर कोई पंजाबी में अगर चाहता है अपना या जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज है उसमें अगर फैसला चाहता तो वो दे। अभी इनके पास, क्योंकि हम भी अभी ना कॉलोनियल फ्रेम माइंड से निकले नहीं हैं। अभी आप देखो ना, अभी जो गवर्नर हाउस का नाम बदला है जी, लोक जन सेवा हुआ है, जैसे राष्ट्रपति भवन का नाम बदला है, वो जो नाम है उससे, क्योंकि हम जो कॉलोनियल अक्षर यूज करते हैं ना, जो कॉलोनियल फ्रेमवर्क है जी, तो उसको निकलने का टाइम लगता है। जैसे जैसे कहते हैं ना, अपने स्वयं को जानना जी, तो उस कारण से वो सारा चीजें चल रही है। अब जिससे ये फ्रेमवर्क से डे बाय डे निकलते जाएंगे, वो ठीक होता जाएगा। क्योंकि फिर तो ये ऐसे हो जाएगा ना, अगर लोकल लैंग्वेज में होगा तो अपने जो केस करता होगा, जो कुछ करता होगा, सब पता है, वो आप भी जाके कोर्ट में जाके कह सकता है, भाई साहब ऐसे होता। आज भी फैसिलिटी है, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज वो कर ही नहीं सकता। चलिए अब एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलना है। कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा जिनका मुझे सरल भाषा में जवाब आपसे चाहिए होगा। सतेंद्र सिंह जी अपने आप को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में सबसे ऊंचे पद में कहाँ देखते हैं? एक कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता। और अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पार्टी ऑफर करती है तो उसमें आप? तो अजम्पशंस है, ये तो हमें पता। हमारे अभी संजय जी बैठे हैं जी, तो हमने उनके लिए वादा कर रखा कि उनको MP देखना चाहते हैं। MP देखना चाहते हैं। अब क्योंकि पिछली बार हम उनके साथ लगे तो चाहते हैं, बाकी उनकी किस्मत। तो मतलब आप उनके लिए अभी डेडिकेट? नहीं, उन पार्टी के लिए है, बट एक होता भी, एक अच्छा आदमी है, थोड़ा लगा तो उसके साथ काम किया तो होता है। बाकी कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता आएगा तो हम तो साथ लगना ही। चंडीगढ़ आज से 20 साल पहले और आज क्या फर्क दिखते हैं? चंडीगढ़ में देखो फर्क तो जो लगता है, आबादी बढ़ी है, कारें बहुत बढ़ गई हैं, तो इस करके जो चंडीगढ़ का बेसिक जो आज हमें समझ आ रहा है, यहाँ पे पार्किंग समस्या बहुत बढ़ गई है। तो उस कारण से कई चीज़ें पार्किंग के कारण निकलनी शुरू हुई है। अभी छोटे छोटे पंगे, लड़ाइयाँ ये शुरू हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें एज ए टीम इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। एक मुझे लग रहा है कि बहुत एक समस्या है। बाकी तो रहने के लिए तो बहुत बढ़िया शहर है चंडीगढ़, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अफसर्स हैं जो आगे, क्योंकि इस समय के जो प्रशासक आए हैं, गुलाब चंद कटारिया, ही इज़ ए वेरी सेंसिटिव पर्सन। ऐसा आदमी मैंने बहुत, जो छोटे होते किसी एक दो लोगों के नाम सुने थे, बट ये सबसे मिलते हैं। अगर आप कोई भी समय मांगते हैं तो मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, और जहाँ पे भी आप बुलाओ, कोई प्रॉब्लम देख रहे हो तो पहुँच भी जाते हैं। उससे मैसेज ये चल जाता है, प्रशासन के जो अफसर अपने आप ही फिर काम ठीक करना शुरू कर देते हैं। ये एक चंडीगढ़ की अचीवमेंट है। अभी चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए कुछ दिन पहले चुनाव हुआ है, आपके सहयोगी भी रहे हैं वो, सौरभ जोशी जी, वो मेयर बने हैं। उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद उनके साथ काम भी किया है और आप काउंसिल तो में? मैं तो यही आपके सामने कहा, मेरे के लिए तो आज की सबसे बड़ी समस्या चंडीगढ़ की पार्किंग को लेकर, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव रेजिडेंट वेलफेयर के साथ बैठ के कुछ निकले, ये बहुत जरूरी है। बाकी तो देखो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत चलते हैं, छोटी छोटी समस्याएं तो जीवन में रिजॉल्व होती है, फिर बंदे की होता भी, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो सारा कुछ होना चाहिए जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस है। परंतु पार्किंग की समस्या को तुरंत हल करना जरूरी है।
पार्किंग को आप चंडीगढ़ में मेन। हाँ, उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ लोग या लोगों से बातचीत करके, क्योंकि बेसिकली क्या बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं लोग ना, तो मेरी गाड़ी के आगे मेरी गाड़ी, मेरे घर के आगे मेरी गाड़ी पार्क होगी, ये एक बड़ी समस्या है। उसको कैसे मेंटली और फिजिकली कैसे हैंडल करना, वो क्या चंडीगढ़ में क्राइम रेट बढ़ा है? देखो जो अपन देखते हैं उसमें तो कभी आज की डेट में जो पर्सनल जो मेरे को महसूस होता है, नशा बहुत बड़ा है। नशा जो हम जब हम विचरते हैं सब कुछ करते हैं तो बहुत बड़ा है। दूसरा एक जो यहाँ पे जो अभी हमें महसूस हुआ, मैं 2-3 कॉलोनी में विजिट किया है, तो एक जो मकान छोटे छोटे घर हैं वो बिकने जो शुरू हुए हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी वो खरीद रही है, और वो उनके पास इतना कम पैसा भी नहीं होता, वो खरीद रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आ रहा है भी सरकार को एक जांच करने का बहुत ज़रूरी है भी। ये 3-4-5 घर वो एकदम खरीद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज करने का भी चंडीगढ़ में भी षड्यंत्र चल रहा है, उसको भी एक देखने की ज़रूरत है। वो पैसा चाहते हो तो एक होता है ना अमीर आदमी है, जब जिसको पता है कितना बजट है सब कुछ है, जब मेरे पास पता है मेरे पास 20 लाख रुपए पड़ा, मैं 20 लाख रुपए और अरेंज कर लूँगा, तो वो बैंक से लोन लेता उसको समझ आता। परंतु उस जगह में ऐसे इंस्टांसेस मिलने शुरू हुए हैं, तो 2-3 चीज़ें मेरे को लगती है वो बहुत तुरंत करने वाली चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। राष्ट्रीय सेवक संघ का, आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो आप क्या महसूस करते हैं? सर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जो इस समय इन्होंने कहा भी जो 5 काम करने के लिए, पर्यावरण के लिए भी, स्वयं को जानने के लिए, जो संघ ने सब लोगों को लेकर कहा है भी करने के लिए, अगर वो सारे काम होते तो मुझे लगता भी जो एक सपना है 2047 का 40 का एक विकसित भारत का, वो पूरा हो जाएगा सर। तो पूरा मुझे लगता होगा, और इस कारण से पूरे मिशन के साथ साथ लोग लगे हुए हैं। तो आज भी आप संघ की शाखा में जाते हैं? संघ की शाखा में मैं रेगुलर तो कभी भी नहीं गया जी। अच्छा जी। मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंसियर स्वयंसेवक नहीं हूँ। वह भी मैं काम जरूर करता हूँ, पर मैं सुबह 6 बजे शाखा में पहुँच जाऊँ या शाम को चल जाऊँ, ऐसा बहुत कम रहता है। प्रार्थना मैं कभी कभी करता हूँ। हाँ, बाकी मेरे जीवन में प्रार्थना में रेगुलर करता रहता हूँ, वो मेरा है कि वो मैं शाखा में जाऊँ ना जाऊँ, लगभग तो मेरा कलेक्टिवली करने चाहिए, पर मेरा इंडिविजुअली बना रखा, पर शाखा में बहुत ज़्यादा रेगुलर हो ऐसा नहीं। बहुत अच्छा लगा सतेंद्र जी आपसे बात करके, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये थे सतेंद्र सिंह जी चंडीगढ़ से, और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और इनसे हमने जो भी बात करी राजनीतिक पहलुओं पे, जुडिशरी के पहलू पे, या पंजाब में हो रहे धर्मांतरण को लेकर, उन सभी के विषयों में हमने थोड़ा थोड़ा इनसे जानकारी हासिल करी, और इनके ऊपर जो भी इनके सहयोगियों और इनके विपक्ष के सहयोगियों के द्वारा जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं उनके बारे में भी हमने इनसे बात करी। तो जल्दी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।